हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई चल रही, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं चल रही होगी। देखिए, ऐसा सुनने में आया है कि वीडियो लोग बाग आलस कर जाते हैं, बाद में देखते हैं। तो कोशिश कीजिए इसको हाथों हाथ ही देख लीजिए। जिस दिन अपलोड हुई टाइम निकाल के उसी दिन देख लीजिए। डाउट उसी टाइम पे पूछ लीजिए, ज्यादा बेटर आइडिया है। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर जो हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन की बातें कर ली, ऑर्डर की बातें कर ली हैं। बिफोर मूविंग टू द लेक्चर, मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं और फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है कि फॉर द रिएक्शन द रेट लॉ, लिख लीजिए, फॉर द रिएक्शन 2a प्लस b प्लस c गिव्स राइज टू 1 to a to b प्लस c। देखिए इसमें आगे, the rate law has found to be a b square, और here k is given as 2 into 10 raised to the power minus 6 mole per liter minus 2 second inverse, right? देखिए, for this reaction determine initial rate of reaction when concentration of A is 0.1 mole per liter, concentration of B 0.2 mole per liter, concentration of C 0.8 मोल पर लीटर। एक तो ये पूछा है। दूसरा पूछा है एंड ऑल्सो, लिख लीजिए, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द रेट आफ्टर 0.4 मोल पर लीटर ऑफ ए हैज बीन रिएक्टेड। एक बार ट्राई करके देखिए। तो पहले तो हमारा पास सिंपल है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, आर इसी में निकाल देते हैं। के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 into 10 raised to the power minus 6, और ए दे रखा है आपको 0.1, बी कितना दे रखा है 0.2 का स्क्वायर, और सी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, सी की हमें जरूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 8 इंटू 10 raised to power, इसका आ जाएगा 103 माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देख लीजिए आराम से। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 स्क्वायर यानी कि 8, 100 10 की पावर 3 ऊपर गया माइनस 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो इसका हो गया इजी पार्ट। अब ये क्वेश्चन में बोलता है दूसरा कि A का 0.04 मोल, राइट? हाँ, 0.04 मोल रिएक्ट कर गया, तब क्या सीन है? तो रिएक्शन हमारी कहती है 2A प्लस B प्लस C गिव्स राइज टू A टू B प्लस C। A का हमने लिया था 0.1, B का है 0.2, C पे डिपेंड नहीं करती, तो इसमें कोई लिखने की जरूरत है भी नहीं। बाकी देखते हैं। इनिशियली ये है, फिर ये बोलता है A का 0.04 मोल रिएक्ट कर गया, लिख दो भाई 0.04 मोल, पहले तो ऐसे लिख दो। अब B के लिए, अब यहां स्टोइचियोमेट्री काम करती है ना, 2 के लिए 0.04 मोल, तो 1 के लिए कितना आएगा? 0.2 में से 0.02 मोल चला जाएगा। ऐसे ही हमें C का अगर लिखना पड़ जाता तो भी हम लिखते यही चीज कि भाई 2 स्टोइचियोमेट्री के लिए 0.04 मोल, तो 1 के लिए इतना। बट रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड करती है और बी पे डिपेंड करती है, तो 1 में से 0.04 मोल चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 0.06, राइट? और 0.2 में से 0.02 चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.18। तो अब इसमें रेट लॉ निकाल दीजिए। आर के कितना है? 2 into 10 की पावर माइनस 6 इंटू ए की कंसंट्रेशन कितनी रखनी है हमें? 0.06 का, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, बी हो गया 0.18 और इसका स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए अपनी प्रखर बुद्धि से,
और ये मेरे पास जो आंसर है उस हिसाब से आ जाना चाहिए 3.88 इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलैरिटी। इसको पढ़ते हैं, समझिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। जस्ट सपोज कीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ए बी सी डी से रिएक्शन करके ए डी प्लस सी बी बनाता है, जस्ट सपोज। और ये रिएक्शन कई स्टेप्स में होती है। मैंने माना पहले ए बी जो है वो ए और बी में टूटता है, फिर ए सी डी से रिएक्शन करता है और ए डी बनाता है प्लस सी, और सी बी से रिएक्शन करके सी बी बनाता है। सपोज कीजिए ये आपके पास मैकेनिज्म में ये रिएक्शन दे रखी है और ये कहता है ये रिएक्शन स्लो है, ये बाकी की दोनों फास्ट है। ये आपको मैकेनिज्म दे रखा है। अब सुनिए, ये जो एक एक मैकेनिज्म करके दिया जाता है इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं है। पहली बात तो कहता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल टकराते हैं और टकरा करके प्रोडक्ट बनाते हैं उन मॉलिक्यूल की संख्या को हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं? एक। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए, फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? 1। इसमें कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं? 1 और 1 2। तो सेकंड वाले के लिए मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? 2। इसमें कितने टकरा रहे हैं? 2। तो इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? 2। एक तो ये बात। दूसरी बात, आपको कभी कभी बोल देता है कि रेट लॉ लिखिए, तो इन तीनों स्टेप में से रेट लॉ लिखा जाएगा स्लो वाले के हिसाब से, क्योंकि जो स्लो रिएक्शन होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यही वो रिएक्शन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती है, इसीलिए रेट लॉ हमें इसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, R = K A C D, राइट। और अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 2। और इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसकी मॉलिक्यूलैरिटी और उसका ऑर्डर दोनों सेम ही आता है। पहली बात तो यह भी समझ लीजिए। इवन हम रेट लॉ देख करके मॉलिक्यूलैरिटी नहीं लिख सकते, यह भी याद रखना। रेट लॉ देखकर मॉलिक्यूलैरिटी नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? बेसिकली एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल टकराते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे ये टकराया इसने प्रोडक्ट बनाया, ये टकराया इसने प्रोडक्ट बनाया, तो इन एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, इन एलिमेंट्री रिएक्शंस में जितने मॉलिक्यूल टकराते हैं उनकी संख्या को ही हम उसकी क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। एक ये चीज। दूसरी, इन स्टेप में से जो स्लो स्टेप है उसी के लिए हम रेट लॉ लिख सकते हैं एज इट इज। अगर यहां स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो मैं यहां 2 लिख देता। ठीक है, तो यहां पर हम इसका रेट लॉ लिखना भी सीख गए। तो लिख लीजिए इसमें मॉलिक्यूलैरिटी के लिए डेफिनेशन है मॉलिक्यूलैरिटी की, पहले इसको लिख लीजिए, अब फिर लिखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स atoms or ions of the reactant taking part in elementary reaction, comma, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction, comma, is called molecularity of a reaction. ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जांपल
अगर इसमें दो टकरा रहे हैं तो बाइमोलिकुलर, एक टकरा रहा है तो यूनिमोलिकुलर। एक चीज जैसे लिख लीजिए फॉर एग्जांपल्स, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन के बेस पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला लिखिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये भी एक्सपेरिमेंटली ही पता लगेगा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। और ये रिएक्शन है आपके पास कि ये आपके पास N2 प्लस H2O, अमोनियम नाइट्राइट। कि सर आपको कैसे पता? ये आपके प्रैक्टिकली यहां पे एक मॉलिक्यूल है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1। दूसरा लिखिए बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इसमें लिखिए डिसोसिएशन ऑफ HI, डिसोसिएशन ऑफ HI। देख लीजिए आराम से। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल टकराते हैं। थर्ड, आगे लिखिए ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, इसका एग्जांपल है हमारे पास, ये याद नहीं करने आपको, बस पढ़ लीजिए, NO प्लस O2 NO2। तो इसमें 2 और 1, 3 मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, इसकी 2 और इसकी 3। फोर्थ लिख लीजिए, मैं आपको एक रिएक्शन लिखवा रहा हूं, KClO3 प्लस 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4 gives rise to KCl प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? आप बोलोगे 1, 6, 3, तीनों को जोड़ दो, आपको लग रहा है 10, और यह है गलत। मैं कह रहा हूं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप नहीं लिख पाओगे मॉलिक्यूलरिटी। बेसिकली ये जो है हमारे पास बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। किससे कैसे पता लगेगा? आपको रिएक्शन देख के नहीं पता लगता, इसका जो मैकेनिज्म है उसमें सबसे स्लो वाला जो स्टेप है उसमें दो मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, इसीलिए बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, राइट। इवन ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस आर रेयर, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 3 मॉलिक्यूल एक ही टाइम पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के टकरा जाए, इसीलिए ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस आर रेयर। फिर 10 मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो बहुत मुश्किल है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, क्या ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूलरिटी 0 हो? क्या ऐसा हो सकता है कि 1.5 मॉलिक्यूल टकराए तो मॉलिक्यूलरिटी 1.5 हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस। लिख लीजिए, ठीक है, तो लिख लीजिए मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0 और इन फ्रैक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती, बट ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है 2019 में आया था बोर्ड में, लिखिए फॉर ए रिएक्शन 2H2O2 I minus H2O plus O2, mechanism of the reaction is, और इसका मैकेनिज्म लिख लीजिए, H2O2 जो है सबसे पहले I माइनस से रिएक्शन करता है और बनाता है H2O और IO माइनस, ये कह रहा है स्लो स्टेप है। और दूसरा है आपके पास ये जो H2O2 है, ये IO माइनस से रिएक्शन करके H2O प्लस I माइनस प्लस O2 बनाता है, ठीक है। ये अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है, अल्कलाइन मीडियम। क्वेश्चन लिखिए नंबर 1, राइट रेट लॉ। एक तो रेट लॉ लिखना है, नंबर 2 ओवरऑल ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम रेट लॉ लिख देंगे तो ऑर्डर तो अपने आप आ जाएगा। तीसरा पूछा है विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, विच स्टेप इज
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो करके देखिए इसको एक बार, स्क्रीन को पॉज करके। आइए पहले हम लिखते हैं रेट लो, किस पे लिखा जाएगा, स्लो स्टेप पे। तो स्लो स्टेप के लिए R इक्वल टू के H2O2 और I माइनस, ये हो गया इसके लिए रेट लो। कहता है ओवरऑल ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर कितना है हमारा, H2O2 के रेस्पेक्ट में 1, I माइनस के रेस्पेक्ट में 1, तो ओवरऑल ऑर्डर आ गया हमारे पास 2। क्लियर। बोलता है विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्टेप नंबर 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपसे बोलता है अगर पूछ ले कि इस स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी है कि 2, किस स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी है कि 2। ठीक है, ओके लिख लीजिए इसको। आइए अब 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, लिख लीजिए। नंबर 1 लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर कहां से निकलता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है। लिखिए ऑर्डर of a reaction is an experimental quantity. It can be 0 and even in fraction, but molecularity cannot be 0 or in fraction, दूसरा लिखिए molecularity is applicable only for elementary reactions. For complex reactions, molecularity has no meaning. ठीक है, चलिए थर्ड लिख लीजिए। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कई सारे स्टेप में होती है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो कई सारे स्टेप में होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। For complex reaction, order is given by the slowest step. Order वही रेट लो किसके बेस पे लिखोगे, स्लो वाली पे, तो वही बात कहता है। Order is given by the slowest step and molecularity of the slowest step is equal to the order of the overall reaction। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 1-2 क्वेश्चन और लिख लीजिए। लिखिए शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन टू completion of 99.9% reaction, time taken for completion of 99.9% reaction is 10 times of the time required for half change। ठीक है, करके देखिए। ओके, तो बेसिकली हमसे पूछा है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो हाफ रिएक्शन होने का 10 गुना है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो 99.9% रिएक्शन कब होगी, 2.303 लॉग। अगर रिएक्शन 99% यानी कि स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि 100 था, तो 99.9% कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा 0.1। यहां लिखूंगा पहले कितना है 100, फिर कितना आ गया 0.1, तो ये हो गया 99.9% कंप्लीट होने में 2.303 लॉग 1000 अपॉन के, और लॉग 1000 कितना होता है 3, तो 2.303 इंटू 3 अपॉन के, ये है T99.9। और टी हाफ कितना है, टी हाफ कितना होता है 2.303 log 2 by k। तो इसमें से काट पीट करोगे तो ऊपर आ गया 3, और log 2 कितना होता है 0.3010 भी होता है। ठीक है, मैं इसमें काम चला लूंगा। तो ये हो गया आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10। देख लीजिए आराम से। ओके, यानी कि T99.9% is 10 time of T half। Simple। Okay, for the first order reaction,
calculate time taken to completion of 99.9% reaction for the first order reaction. Calculate, okay, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशो ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीशन ऑफ 99.9% reaction to that of 99.99%, यानी कि अब रिएक्शन 99.9% और 99.99% रिएक्शन कंप्लीशन में जो टाइम लगता है उसका रेशो लेकर के बताइए। देखिए, तो वही बात है, पहले 100 था, इसमें से चला गया 99.9, तो कितना बचा 0.1, यानी कि इसके लिए निकालूं जो हमने अभी अभी करा था, सेम है, 2.303 अपॉन के लॉग लिया कितना था 100, बचा कितना 0.1, तो ये हो गया 2.303 अपॉन के इंटू 3। अब वो क्या कहता है 99.99% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी कि 100 लिया, उसमें से 99.99 खत्म हो गया, तो कितना बचा 0.01, ठीक है, यानी कि इसमें हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 लिया था, बचा इतना है, यानी कि 2.303 अपॉन के लॉग ऊपर कितना हो जाएगा 4 लॉग 10 की पावर 4, यानी कि ये हो गया मेरे पास 2.303 अपॉन के 4। अब दोनों का रेशो ले लो, 99.9 तो 99.99, ऊपर बचेगा 3 and 4, दैट इज योर आंसर। देख लीजिए आराम से, आइए, ठीक है, अब अगला कीजिए। अब मुझे रेशो लेके बताइए 99.999 और 99.99 किसे क्या चाहते हो। देखो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, छोड़िए इसको मत कीजिए। ट्रिक हमारे पास है स्पेशल 99, ट्रिक का नाम है स्पेशल 99, यानी कि जब 99.99 करके कुछ आएगा तभी ये ट्रिक लगेगी, वरना नहीं लगेगी। ऊपर कितने नो है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, नीचे कितने नो है 1 2 3 4, आंसर है 5/4 डायरेक्ट, ठीक है। ऊपर देख लो, इसमें इसका भी तो करा था हमने, 1 2 3 1 2 3 4, ये देखिए यही आंसर आ रहा है, ठीक है। चल करके भी देख लेना, आ जाएगा। जैसे ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 99 अपॉन 99.9% का बताइए, कैसे निकालेंगे 2/3, देख लो करके देख लो, 99 और 99.9, ये देखो 99 गया तो नीचे कितना बचेगा 1, ये हो गया 0.1, यानी कि 2.303 अपॉन के इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 2, दोनों का रेशो ले लीजिए, आ गया 2/3। यही तो है 99 स्पेशल ट्रिक, ठीक है। चलिए चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइम 9.99 और 99.9 बताओ 9, तो आप क्या करोगे 1 2 3 1 2 3 4, और ये जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था 99 स्पेशल है, ये 9.99 है, ये थोड़ा ना चलेगा, तो ट्रिक भी ध्यान से लगाना। चलिए ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिए, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आपने 11th में भी पढ़ा है, बट यहां ध्यान से समझ लीजिए। देखो बेटा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल लेते हैं उनके पास कुछ ना कुछ एवरेज एनर्जी होती है, दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बट उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी देनी पड़ती है। कि कैसे, ये समझ लीजिए कि सपोज कीजिए ये कोई रास्ता है आपके लिए, और आप यहां से पत्थर को रोल करा करके ला रहे हो, जिसमें एनर्जी है 10 जूल, और इसको यहां तक पहुंचने के लिए टोटल एनर्जी चाहिए होती है 100।
अब आप इसको वापस यहां तक पहुंचाना चाहते हो तो मुझे कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को लेकर के ये यहां पर आ जाएगा। तो कितनी एनर्जी दे दूं? 90 जूल, तभी तो इस पे 100 जूल आएगा। उसके बाद तो ये अनस्टेबल हो गया, तो ये इजीली गुड़केगा और यहां पर आ जाएगा। और सपोज करो यहां पर आने के बाद इसकी एनर्जी है 50 या 40 जूल। समझना, आपके पास एक पत्थर था, आपको पत्थर यहां पहुंचाना था, आप धक्का देकर के ला रहे हो, इसके पास 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी आपके पास थी, बट वहां तक पहुंचाने के लिए आपको इसमें 90 और जोड़नी पड़ी, तब जाकर के 100 हुआ। अब फिर ये आपके पास आगे बढ़ा है। तो ऐसे ही हर एक रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर का सामना करना पड़ता है। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा रास्ता ही ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि आपके पास कि ए बी जो है वो सी से रिएक्शन करके ए सी प्लस बी बनाता है, तो ये ऐसे ही नहीं बनता। इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बनता है जो फर्दर टूट करके ए सी और बी में अलग होता है। सपोज करो इनकी एनर्जी आपके पास 10 जूल है, लेकिन इसको बनाने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए और इनकी एनर्जी है 40 जूल। तो इसको मैं ग्राफ पे कैसे प्लॉट करूंगा उसको देखिए। पहले आप इसको लिख लीजिए। आइए अब देखिए, ये मेरे पास इधर करता हूं मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इधर है एवरेज एनर्जी। मेरे पास ए बी प्लस सी थे 10 जूल, मैंने माना 10 जूल की एनर्जी ए बी प्लस सी, ये मेरे पास स्टार्टिंग में एनर्जी थी। फिर जब ये रिएक्शन कर करके आगे बढ़ते हैं तो ये ए बी और सी बनाते हैं और इसके लिए टोटल एनर्जी चाहिए थी 100। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और फिर ये टूट करके आपके पास प्रोडक्ट बनाते हैं, आपके पास AC प्लस बी, जिनकी एनर्जी मैंने मानी 40 जूल है। आराम से देखिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो टोटल एनर्जी थी इसके पास, इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टिंग स्पीशीज टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? अब इसके पास 10 तो पहले से थी, आपने कितनी दी? 90। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी है 90 वाली, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि बहुत ध्यान से सुनना, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीशीज ओवर एंड अबोव द एवरेज एनर्जी, जितनी एवरेज एनर्जी है उसके अलावा जो चाहिए, दैट इज एन एक्टिवेशन एनर्जी। जबकि थ्रेशोल्ड के लिए क्या बोलता हूं? द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके लिए क्या बोलूंगा कि द टोटल एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टिंग स्पीशीज ओवर एंड अबोव, तो ये वर्ड हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, ओवर एंड अबोव, तो वो बन जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और इसके पास कितनी है? 40 जूल। अब इसको बना लीजिए और हेडिंग डालिए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख लीजिए इसको। पहले आपने टोटल एनर्जी कितनी दी? 90, है ना? आपको कितनी मिली? जब ये टूटा होगा तो इसने कितनी एनर्जी निकाल दी? यहां पे कितनी थी इसके पास? 100। यहां पे कितनी बची? 40। 60 जूल उसने निकाल दी। 90 आपने दी, 60 जूल निकाल दी, आपको कितना का लॉस हो गया? 30 का। तो ये जो 30 है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। तो इस केस में हम डेल्टा एच क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट की एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट
माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये भी लिख लीजिए। तो पहले लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, लिखिए द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीशीज टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is called activation, is called threshold energy, is called threshold energy। आगे लिखिए एक्टिवेशन एनर्जी, the energy required by the reacting species, the energy required by the reacting species over and above the average energy, ओवर एंड अबोव, अंडरलाइन करना इस वर्ड पे, ओवर एंड अबोव पे, ओवर एंड अबोव द एवरेज एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम EA से बताते हैं, इसको हम बताते हैं ET से, थ्रेशोल्ड एनर्जी। राइट, चलिए अगर मैं उल्टे की बात करूं, इसको आगे जाने के लिए 90 की जरूरत है, पीछे अगर मैं इसकी रिएक्शन करा करके ये बनाऊं तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 60, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 90, है ना। तो आप कह सकते हैं डेल्टा एच आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं 90 माइनस 60, है ना, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आइए, ये तो था हमारे पास, ठीक है। और दूसरी बात, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, टोटल कितनी थी 100, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसमें से कितनी माइनस कर दिया आपने एवरेज एनर्जी, तो ई एवरेज। इस तरह से आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी निकल जाती है। आराम से देख के एक एक चीज को लिख लीजिए। चलिए अब लिखिए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सब कुछ सेम है, बस इसका फर्क है कि ये प्रोडक्ट यहां पर आ जाएगा, और मैंने माना इसके पास एनर्जी है 5 जूल। ये देखिए AB प्लस बी, ठीक है। तो इस केस में अब देखिए 90 आपने दी थी, 100 हो गई, और अब कितनी बची 5, तो कितनी निकाल दी 95, कितना बच गया -5। यह है हमारे पास डेल्टा एच। माइनस साइन बता रहा है कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि डेल्टा एच आपको निकालना है तो आप कई तरीके से निकाल सकते हो कि भाई या तो आप एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो हमने पहले लिखा था उसमें से एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कर दीजिए। प्रोडक्ट के पास कितनी है 5, रिएक्टेंट के पास कितनी है 10, -5। माइनस साइन क्या बता रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, तो ये था आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और दुनिया का तामझाम। अब हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको भी देख लीजिए। सपोज कीजिए, फिर से वही डायग्राम बनाता हूं कि आपके पास AB प्लस C 10 जूल वाला है, इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत थी ये, और जिसके लिए इसको टोटल 100 जूल की एनर्जी चाहिए थी, और फिर ये टूट करके AB प्लस C से AC प्लस B बनाता है, ऐसा कुछ था। दिक्कत यह है कि AB प्लस C को टेम्परेचर दे करके आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हो, फिर ये प्रोडक्ट बनाता है, और अगर आपको ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना पड़े तो आपको इसको एनर्जी भी नहीं देनी पड़े। यही काम हमारे पास कैटलिस्ट करता है। कैटलिस्ट क्या करेगा, इसके साथ में A, B, C और K, ये K को मान लीजिए कैटलिस्ट है, एक नया इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसकी एनर्जी होगी 60 जूल। क्योंकि अगर AB प्लस C मिलकर के ABC वाला कॉम्प्लेक्स बनाते तो टोटल 100 की जरूरत थी, यहां पर हमने
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही बदल दिया, तो अब कितने की जरूरत है 60, और ये आपके पास प्रोडक्ट को बना देगा। यानी कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या हो गया विद कैटलिस्ट। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैटलिस्ट डालने पर हमारा पाथ ही चेंज हो गया, रिएक्शन का पाथ ही चेंज कर देता है कैटलिस्ट, और कुछ नहीं करता। कि सर अगर फॉरवर्ड के लिए चेंज करा तो बैकवर्ड के लिए भी चेंज कर देगा। यानी कि जो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को एक ही तरह से इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट करेगा? इट विल प्रोवाइड अ न्यू पाथ टू द रिएक्टिंग स्पीशीज। It will provide a new path to the reacting species of lower activation energy. अब आपको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है? 50। पहले कितना देना पड़ रहा था? 90। लिखिए इस बात। Catalyst increases rate of forward and backward reaction in the same way by providing an alternate path of low activation energy to the reactant. राइट? चलिए, तो ये होता है कैटलिस्ट का काम कि ये रिएक्टिंग स्पीशीज को नया पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगे। चलिए हेडिंग डालिए, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। इसमें दो चीजें हम पढ़ते हैं। पहला है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एक थ्योरी ये कहती है कि अगर T1 टेम्परेचर पर आपका रेट कांस्टेंट K1 है और आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से या 10 केल्विन से बढ़ा दिया, यानी कि T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो रेट कांस्टेंट आपका डबल हो जाता है। यानी कि अगर जो यहां रेट ऑफ रिएक्शन R1 थी तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2R1। यानी कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। ऐसी बातें कही गई थी इस फॉर्मूले में, बट ये पूरी तरह से हमें आइडिया नहीं देता, एग्जैक्टली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, इसलिए हम इसको उतना ज्यादा नहीं पढ़ते, बट फिर भी आप लिख लीजिए। तो यानी कि K2/K1 जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास ही आता है, और इसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कह देते हैं। बट मेन थ्योरी हमें जो इसको एग्जैक्टली समझने के लिए दी थी वो थी, हमारे पास है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो था उसमें आर्हेनियस ने यह बताया कि बेसिकली आपका जो रेट कांस्टेंट है वो इस हिसाब से नहीं चलता। उसके लिए उसने एक इक्वेशन दी कि K = A e⁻⁻ कि आपका जो रेट कांस्टेंट होता है वो इसके हिसाब से चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ में रेट कांस्टेंट का ये रिलेशन होता है। इसमें A होता है आर्हेनियस पैरामीटर या आर्हेनियस कांस्टेंट। EA होता है एक्टिवेशन एनर्जी, R होता है गैस कांस्टेंट। वो अगर ध्यान सुनना, अगर EA जूल में दे दे तो R रखा जाएगा 8.3 जूल पर मोल केल्विन। अगर EA किलो जूल में दे देगा तो R रखा जाएगा 8.3 × 10⁻³ इसको भी आप किलो जूल में बदल देंगे। तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है। और T क्या है? टेम्परेचर, किसमें? इन केल्विन। लिख लीजिए इसको। ठीक है, ओके। और आर्हेनियस कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट।
तो हर एक रिएक्टेंट के लिए अलग अलग रहेगा। आइए फिर उसने क्या करा, इसको आगे बढ़ाया कि अगर मैं इसको k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दोनों तरफ log ले लू मैं e की बेस पर, तो ये हो जाएगा log a, ये सामने आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉग ई। जिसको भी लोग में दिक्कत आए वो 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम उठा करके पढ़ ले, वहां पर सर ने आपको ये सब सिखाया हुआ है, ठीक है, कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपके पास 1 है ना, आपको पता है ना बेस, और ये देखो log 1 इज ऑलवेज 0, log x एट द बेस ऑफ x इज ऑलवेज 1। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं log 10/10 कितना होगा 1, log e और e बेस सेम मिल जाएगा तो भी 1, log 5 की वैल्यू एट द बेस ऑफ 5 क्या होगी तो भी 1। चलिए अब मैं इसको log में चेंज करता हूं, 2.303 log k 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। तो ये हो गया log k log a 1 अपॉन 2.303 आर टी। देख लीजिए अब अगर मैं कर्व खींचूं जो कि log k, एक कर्व खींचते हैं, आप खींच करके बताइए log k 1 अपॉन टी के बीच का कर्व, जहां मैं पूछ दूं खींच करके बताइए, वहां पे एक बार कोशिश कर लिया करो, बैठे मत रहा करो कि सर अभी बता ही रहे हैं, ठीक है। हाथी नहीं हो ना, चलिए तो मुझे y एक्सिस पे रखना है इसको, तो ये हो गया y 1 अपॉन टी मेरा x एक्सिस पे जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया स्लोप, कैसा है नेगेटिव, और ये क्या है y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ये होगा मेरे पास, ये रहा इस तरह से। ये क्या बताएगा, ये बताएगा log a को, है ना, और इसका स्लोप किसको बता रहा है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। लिख लीजिए न्यूमेरिकल टिप, बहुत ध्यान से सुनिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें टेम्परेचर चेंज करके रेट कांस्टेंट की बातें करता है या कोई भी बात करता है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो पूरी केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास यही फॉर्मूला है, ठीक है। आपसे कहता है कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 हो गया। अब आपसे बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दो, रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना, जो भी है, पर मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूं। तो मेरे पास है log k K1 log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r T1, ठीक है। किसी एक रिएक्शन के लिए आपको T1 टेम्परेचर पर K1 दे रखा है, और अगर आपने टेम्परेचर T2 कर दिया तो log K2 हो गया log a माइनस ई ए, क्योंकि रिएक्शन सेम है तो ना रिएक्टिंग स्पीशीज बदलेगी ना एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगी, ठीक है। अब ऐसा करो log K1 और log K2 दो इक्वेशन होगी, तो ऐसा करो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, तो LHS क्या हो जाएगा log K2 माइनस log K1, और इसमें से उसको माइनस कीजिए तो log A वो हट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा EA 2.303, वो प्लस हो गया 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2, और ये हो जाएगा log K2 बाई K1 EA 2.303 R 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2। ये देखिए, तो आपको बोलता है T1 दे दिया, T2 दे दिया, K2 K1 दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो निकल जाएगा। देखो इसको मैंने कहा था ना, इसको ये अगर जूल में दे तो ये भी जूल में रखना ताकि कट जाएगा, ये अगर किलो जूल में दिया तो ये भी किलो जूल में काट देना, ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन
at 700 Kelvin, rate constant of a reaction at 700 Kelvin and 760 Kelvin are 0.011 and 0.105 and 0.105 mole inverse liter second inverse respectively. Calculate value of Arrhenius parameter. Calculate value of Arrhenius parameter. करके देखिए इसको. कैलकुलेशन टफ है बट करिए. चलिए देखिए, पहले मुझे बोला कि T1 टेम्परेचर मैंने माना 700 केल्विन और उस पर मेरे को K1 दे रखा है 0.011 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. चलो टेम्परेचर चेंज करके 760 केल्विन कर दिया तो इसने K2 बोल दिया 0.105. तो आपसे A पूछा है, ठीक है. ये तो साफ ही साफ पता लग गया कि आपको आर्गेनिक पैरामीटर से करना पड़ेगा. तो हमने अभी भी करा था log K2 by K1 EA 2.303 R 1/T1 1/T2. अब इससे मेरे को क्या निकलेगा, K2 है ये है, इससे मेरा EA निकल जाएगा EA. जब ये EA निकल जाएगा तो कोई भी इक्वेशन ले लूंगा log K1 log A माइनस EA 2.303 R 1/T1. इसमें मेरा EA निकल गया, K1 है T1 है, मैं log A की वैल्यू में इसको निकाल दूंगा यहां से. ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस है. तो इसको सॉल्व कर लेता हूं. log 0.011 0.105 EA मेरे को नहीं पता कितना है, 2.303 R 1/T1 कितना है 700 माइनस 760. अब इसमें EA को कैलकुलेट करके निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें तो वैल्यू फाइनली रखनी है. तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा log 0.011 0.105 इंटू 2.303 R EA, ये हो जाएगा आपके पास 700 760 माइनस 700. तो ये हो जाएगा EA, ये हो गया आपके पास 60 700 760. इसको सॉल्व कर लीजिएगा यार, है ना. इसकी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी शायद. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका. मेरे पास जो डेटा है उसमें डायरेक्ट लिख देता हूं. मेरे पास EA जो ऑलमोस्ट आ रहा है 166.3 आ रहा है इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल पर मोल. जब मैंने किलो जूल रख बोल दिया है तो R आपको रखना पड़ेगा 8.3 10 की पावर -3. ठीक है, EA आ जाएगा. फिर क्या करूंगा, किसी भी एक रिएक्शन में जैसे log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA 2.303 R T1, इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए. ठीक है, तो K1 कितना है हमारे पास 0.011. लॉग टेबल में से देखना पड़ेगा. log A माइनस EA आपने निकाल दिया, R लिखेंगे 8.3 इंटू 10 की पावर -3 और T दे रखा है आपको 700 और सॉल्व कर देंगे. एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा आपको. तो A आपके पास आ जाएगा आपके पास 2.83 इंटू 10 की पावर 10 मोल सेकेंड इनवर्स. लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए. अ रिएक्शन कंप्लीट्स, क्वेश्चन लिखिए, अ रिएक्शन 50% कंप्लीट्स in 20 minutes at 300 Kelvin and same reaction completes 50% in 5 minutes at 350 Kelvin. Calculate activation energy of the reaction if it follows
फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। करके देखिए इसको। तो यहां बात कर रहा है हाफ लाइफ के लिए, है ना, फॉर 50% रिएक्शन। तो टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। ठीक है, अगर ये T1 टेम्परेचर की बात कर रहा है तो मैं कह दूंगा 1, और अगर ये T2 टेम्परेचर की बात कर रहा है तो मैं कह दूंगा K2। पहले वाले के लिए टाइम लग रहा है मेरे हिसाब से 20 और इसमें लग रहा है 5, तो इन दोनों का रेशो ले लो K2 बाई K1, है ना, कितना आएगा 4। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे, आर्गेनिस कॉन्सेप्ट लगाओ। लॉग K2 बाई K1 क्या था EA 2.303 R 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2। T1 कितना है, पहला टेम्परेचर कितना था क्वेश्चन में देख लीजिए 300 केल्विन, फिर आपने कितना बढ़ाया 50, 350, तो बस EA निकालना है। तो ये हो जाएगा log 4 EA 2.303 R 1 अपॉन 300 1 अपॉन 350। अब सुनना, अगर आप R 8.3 जूल रखते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी भी जूल में आएगी। अगर आप इसको केल्विन में रखते हैं, सॉरी किलो जूल में रखते हैं, तो ये भी किलो जूल में आ जाएगी। तो आपकी इच्छा। log 4 होता है 2 टाइम्स ऑफ 0.3010 EA 2.3030 8.3 इंटू 10 की पावर -3, मैंने किलो जूल में रख दिया इसको। ठीक है, तो ये हो गया 300 350 और ये हो गया 50। ठीक है, मैथ्स है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी जो मेरे पास है वो निकल करके आ रही है 24.14 किलो जूल पर मोल। किसे किलो जूल में कैसे आई, क्योंकि मैंने यहां पे किलो जूल में रख रखा है। ठीक है, चलिए देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन इजी है बट लिख लीजिए। द स्लोप फॉर ए ग्राफ बिटवीन log k and 1 upon t of a reaction is -8000, then calculate activation energy for the reaction। ठीक है, अभी बोलता है log k 1 upon t का जो कर्व है उसका स्लोप। अब बात ये आती है कि इसका स्लोप कितना दे रखा है -8000। तो स्लोप होता क्या है, आप याद कीजिए -EA अपॉन 2.303 R था हमारे पास। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। मैंने ये किलो जूल में रख दिया तो यहां पे आंसर भी मेरा किलो जूल में आ जाएगा। 1.53 इंटू 10 की पावर 2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो को हटा दूंगा तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। चलिए आगे, तो अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, कोलिजन थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर दूंगा और मुझे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी कराने हैं। आप अपने डाउट्स तैयार कर लीजिए। क्लियर, सारे डाउट्स कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज करके तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा और उसके एक दिन बाद में मैं डाउट्स क्लास इसकी ले लूंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है ना बेटा, तो आप 2 बार लेक्चर देख लिया करो। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास आया करो। और ये अगर आप क्वेश्चन करते समय कहीं पर अटकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अटक गए, आप एक्टिवेशन एनर्जी में अटक गए, कहां भी अटक जाते हो, तो उस चीज को वापस से जाकर के पढ़िए। ठीक है, चलिए टेक केयर।